सपा कांग्रेस कहती थी इससे क्या होगा। कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया, बरसों तक समाजवादी पार्टी सरकार में रही और हालात ये थी कि देश में 85% घरों में नल से जल नहीं आता था। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर विपक्षी गठबंधन पर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा और अपनी सरकार की पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों को बताया, गिनाया और साफ तौर पर कहा कि किस तरह से योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और इस घंटे की क्या है हेडलाइंस, शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लालगंज, जौनपुर और भदोही में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप, कहा कोई सीएए नहीं खत्म कर सकता। हजारों शरणार्थी परिवार अनाथ की तरह रह रहे हैं, उनके पास होगी पहचान। बीजेपी के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। जेपी नड्डा ने भुवनेश्वर में किया रोड शो, अमित शाह ने सीतामढ़ी में भरी हुंकार तो कौशांबी में योगी आदित्यनाथ की जनसभा। विपक्षी दल भी कर रहे हैं जमकर चुनाव प्रचार। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में की रैली, वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। आप सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव सिंह को भेजा समन। कल पूछताछ के लिए बुलाया दिल्ली। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल स्वाति मालीवाल के घर पूछताछ के लिए पहुंची। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर साधी चुप्पी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी को लेकर जारी की चेतावनी। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना। 17 से 20 मई के दौरान तमिलनाडु और पुदुचेरी के कराईकल जिले में हो सकती है जोरदार बारिश। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व के आयोजन की जोरदार तैयारियां। पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर भी होगा लॉन्च। और भारत के फुटबॉल आइकन सुनील छेत्री ने किया संन्यास का ऐलान। 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ खेलेंगे आखिरी मैच। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी जानकारी। तो सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां पर आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। एनआईए ने 7 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। यह ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी की कई संपत्तियां कुर्क की गई हैं और एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है कश्मीर में। एनआईए ने 7 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। एनआईए की बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में यह कार्रवाई हुई है। आतंकवादी सरताज अहमद मंटू की संपत्ति को एनआईए ने जब्त किया। सरताज को 31 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था और अब एनआईए ने उसकी संपत्ति को जब्त किया है। आतंकवादी के खिलाफ कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई है। आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान है वो जारी है और एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी सरताज की कई संपत्तियों को कुर्क किया गया है। तो एनआईए ने सरताज की 7 संपत्तियों को कुर्क किया है। 2020 में इस आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई थी, तो एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। और अब कुछ बात कर लेते हैं चुनावों की। बात करेंगे 24 की चुनौती की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भदोही में, उत्तर प्रदेश के भदोही में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हर एक जिलों को माफियाओं के हवाले कर दिया था। एक जिला एक माफिया उनकी नीति थी। प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन द्वारा भदोही की सीट टीएमसी के खाते में देने पर राजनीतिक कटाक्ष किया और कहा कि भदोही में नया सियासी प्रयोग बबुआ नई बुआ के साथ मिलकर कर रहे हैं। बुआ बबुआ का गठबंधन, वो जो पहले बुआ थी ना, वो तो सपा वालों को पहचान गई बराबर। वो पहले वाली बुआ ने तो सपा वालों को छोड़ दिया। अब ये बंगाल से बुआ लाए हैं और ये बुआ बउआ का खेल, और इसलिए आपको इनसे सैकड़ों मील दूर रहना ही अच्छा है। भाइयों बहनों, मैं आज बबुआ से, समाजवादी शाहजादे से एक सवाल करना चाहता हूं। बुआ तो आपकी इतनी करीबी है, बंगाल से यहां तक आपके पास आई है। कभी आपने आपकी नई बुआ को पूछा कि वो बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती है? हमारा देश एक है, हम सभी भारतीय हैं, हम भारत माता की संतान है। फिर बंगाल में जाने वाले यूपी के लोगों को टीएमसी गाली क्यों देती है? और प्रधानमंत्री ने इस रैली में कहा कि तुष्टीकरण ही एक चीज है जो समाजवादी पार्टी और टीएमसी को आपस में जोड़ रही है। ये भदोही में सियासी प्रयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं इनका ये प्रयोग क्या है? ये यूपी में बंगाल की टीएमसी राजनीति का ट्रायल करना चाहते हैं। आप जानते हैं टीएमसी बंगाल में कैसी राजनीति करती है? न्यूज में, टीवी पर आपने जरूर देखा होगा। टीएमसी राजनीति यानी तुष्टीकरण का जहरीला तीर। टीएमसी राजनीति यानी राम मंदिर को अपवित्र बताना। टीएमसी राजनीति यानी राम नवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाना। टीएमसी राजनीति यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना। वहीं प्रधानमंत्री ने जौनपुर में भी एक जनसभा को संबोधित किया और इस चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्षों में उनकी सरकार ने गरीबों की जिंदगी बदल दी है। एनडीए सरकार का मॉडल तुष्टीकरण का नहीं बल्कि संतुष्टीकरण का है। गरीब को कैसे अभाव में जीना पड़ता था। बिजली नहीं, गैस के चूल्हे का तो सवाल नहीं, राशन नहीं, अस्पताल में इलाज नहीं, नौजवान के लिए पलायन करने के सिवाय कोई चारा नहीं। और वो वहां जहां जाते थे वहां भी चैन से नहीं रह सकते थे।
उनकी पीठ पीछे यहां दबंग माफिया घर और जमीन पर कब्जा कर लेते थे। जब वापिस आते तो घरों पर कोई और बैठ जाता था। भाइयों बहनों, मोदी के संतुष्टिकरण, सेटिस्फैक्शन, संतोष वाला मॉडल ने ये स्थिति बदल दी है। यूपी में भाजपा ने जमीन माफिया, ये जो उद्योग चल रहा था ना, जमीन माफिया की कमर तोड़ दी है, कमर। अब नागरिकों का हित सर्वोपरि है। तो चुनाव से जुड़ी खबरें आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, यह है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। बिहार के सीतामढ़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जिस तरह अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाया गया है, उसी तरह से माता सीता का भी भव्य मंदिर बनाया जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। मोदी जी ने अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाया, एक काम पूरा हुआ, अब काम बाकी है मां सीता की जन्मभूमि पर महान स्मारक बनाने का। अपने आप को रामलला के मंदिर से दूर रखे हैं, वो नहीं बना सकते। सीता माता का भव्य, उनके त्याग, समर्पण, तपस्या और आदर्श पूरे देश की महिलाओं के रखने वाले जीवन का, इनके अनुरूप स्मारक अगर कोई बना सकता है, मंदिर कोई बना सकता है, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। और लोकसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज शाम श्रीनगर पहुंच रहे हैं, जहां वे उच्च अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, खुफिया एजेंसियों के साथ संयुक्त सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की कश्मीर यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब 13 मई को ही श्रीनगर में लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के तहत रिकॉर्ड मतदान हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स पार्टी डेलीगेशन, विश्व डेलीगेशन से भी मुलाकात करेंगे और सिख डेलीगेशन से भी गृह मंत्री मुलाकात करेंगे। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर संविधान को कुचलने का काम किसी ने भी किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने संविधान में 62 से ज्यादा संशोधन किए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम किया है। 62 बार से ज्यादा संशोधन संविधान में कांग्रेस ने किया। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा जी, राजीव जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सबने किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पार्टी से बाहर भी निकाला, पॉलिटिक्स में हराए भी, चुनाव भी हरवाए। उनको ना कोई मान सम्मान दिया बल्कि अपमानित ही किया। संविधान दिवस मोदी सरकार में मनाया गया। बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, 71% लाभार्थी SC ST OBC। तो ये अपने आप में दिखता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जहां OBC के कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, कांग्रेस ने किया तो केवल भ्रम फैलाने का काम और SC ST समाज का वोट पाके उनको कुछ ना देने का। और लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं और इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशाम्बी में एक जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता चुनावों के बाद कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। जो संस्कार से जिसका कोई संबंध न हो, अपने से बड़े छोटे का लिहाज नहीं करते लोग, अपने से बड़ों को जबरदस्ती धक्का देके बाहर कर देते हैं। और यही नहीं, ये लोग ठीक उल्टा आचरण करते हैं। राम भक्तों पर गोली चलाते थे और देशद्रोहियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का काम करते थे। इनके समय के कारनामे अगर उजागर हो जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ओडिशा सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से ओडिशा में बेरोजगारी है और पिछले कई वर्षों से मौजूदा सरकार ने इसके लिए कोई काम नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ओडिशा में विकास के कोई काम नहीं किए गए हैं। एम्प्लॉयमेंट मिलने के जो आसार बाहर होता है, यहाँ पर वो नहीं मिलता। इसको अगर दूर करना है तो हम ये दोनों सरकार को बदलना होगा। 24 साल एक आदमी एक जगह एक स्थान पर अगर बैठता है, अपने लोगों की चिंता अगर नहीं करता, 41% अनएम्प्लॉयमेंट रखता है और फिर भी लोगों से वो वोट पूछते हैं, तो किस मुंह से वो पूछते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के दिए गए बयान से इंडिया गठबंधन में रार साफ नजर आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी दिल्ली में इंडी गठबंधन को समर्थन देने की बात कह रही हैं, वहीं दूसरी ओर बंगाल में समर्थन देने को सिरे से उन्होंने नकारा था। ममता बनर्जी का आप कहना है कि वो बंगाल की कांग्रेस और सीपीएम जो दो घटक दल हैं वो उनके साथ नहीं है, वो भाजपा के साथ है, ये उनका आरोप है। वहीं दूसरी ओर बनर्जी ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन को ऊपरी तौर पर बाहर से समर्थन देने की बात कही है। ও দুটো আমাদের সাথে নেই, ও দুটো বিজেপির সাথে আছে। আমি দিল্লির কথা বলছি। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। 100 দিনের কাজে 3 বছরে টাকা দেয়নি, বলে টাকা নেই। আর এত টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়ার টাকা কোত্থেকে এলো? একটা বিড়ি আগে দিনে 3 बार टानते। तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। तो डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। भैया, जितने पैसों में मोदी जी ने करोड़ों आवास बना दिए, करोड़ों घरों में मुफ्त बिजली पानी कनेक्शन पहुंचा दिए, उससे कहीं ज्यादा पैसे तो वो पहले वाले 60 साल में अपने घर ले गए। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा लूट के ले गए। नोट गिरते गिरते मशीन थक कर हार कर खराब हो गई, दूसरी बड़ी मशीनें मंगवानी पड़ी। मैंने सोचा याद दिला दूं आपको कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार के मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस उनके आवास पर पहुंची। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल के आवास पर पहुंचे। एडिशनल सीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ अंजिता सहित कुल 3 लोग पूछताछ कर रहे हैं। गौरतलब है कि स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने मारपीट की थी, इसका आरोप लगाया था। और आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। एनसीडब्ल्यू ने कल उन्हें इस मामले में पेश होने के लिए बुलाया है। विभव कुमार पर दिल्ली में सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप लगा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े विवाद के मुद्दे पर सवाल भी पूछा गया, लेकिन केजरीवाल ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहते हुए सवाल टाल दिया कि स्वाति मालीवाल से और इस मुद्दे के अलावा और भी कई जरूरी मुद्दे हैं, उन पर बात करनी चाहिए। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ भी वो है, आज आपके साथ में भी आए। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लोकतंत्र के महा